उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके क्या हुआ था। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ना एक ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछ सकता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जैसे जो कंट्रीज अभी भी डेवलप नहीं हुई हैं, ऑन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड कौन सा सेक्टर। अगर ऐसी कंट्री के, ऐसी डेवलपिंग कंट्री के जो है अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर रहेगा उस कंट्री में, तभी वो कंट्री जो है प्रोग्रेस कर सकती है, ये माना जाता है। ठीक है, तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए कौन सा सेक्टर जो है सबसे अच्छा होना चाहिए, बोल सकते हैं हम क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर इसका आंसर होगा। बात समझ में आई? यस मैम। नाउ आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर लोग, वर्कफोर्स जो है हमारी इन्वॉल्व थी, 70 to 75% अराउंड पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है कौन प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर करती है। तो यही लिखा है पॉइंट कि जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, एग्रीकल्चर जितना एम्प्लॉयमेंट देती है उससे ज्यादा इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे ये वाली बात लिखी है। स्टेबल नहीं होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट होता है, हो सकता हो किसी साल जो है अच्छा क्या रेनफॉल नहीं हुआ, या वाटर की कुछ कमी हो गई, या कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर इफेक्ट भी करता है। और जरूरी नहीं है कि हम पूरे साल जो है उससे अर्निंग जनरेट कर ही पाए। ठीक है, फिर है बोल रहा हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। ड्यू टू दिस रीजन 5 year plans stressed a lot on the industrial development। इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो हमारे क्या थे, हमारे प्लानिंग करने के जो गोल्स थे, उसमें एक वन ऑफ द गोल मॉडर्नाइजेशन भी था। और इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वही मॉडर्नाइजेशन प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे हम अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे तो हम न्यू टेक्निक्स, न्यू जो है न्यू मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्शन का, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए जो 5 year प्लान्स बनाए गए थे उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, स्ट्रेस किया गया था। फिर थर्ड पॉइंट लिखा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वाज वेरी लिमिटेड। जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तो इंडस्ट्री की वैरायटी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी, मतलब बहुत कम ही इंडस्ट्रीज थी। जैसे कि क्या क्या थी देखते हैं कि कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज वर मोस्टली डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में ज्यादातर कौन सी इंडस्ट्री डेवलप थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री। ठीक है, इंडिया में मोस्टली जो है कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज ही डेवलप थी। और क्या बोल रहे हैं कि देयर वर ओनली 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी, कॉटन टेक्सटाइल और जूट। और बोल रहा है कि सिर्फ 2 ऐसी वेल नोन, वेल मैनेज आयरन एंड स्टील फर्म्स था। पता ही होगा ये वाला कि कौन सा होगा। एक जो था, वन इन जमशेदपुर एंड द अदर इन कोलकाता। जमशेदपुर में किसका था, टाटा का था। ठीक है, टाटा कंपनी अभी भी चलती है, ये सबसे पहली सबसे पुरानी आयरन एंड स्टील कंपनी भी है। तो एक जमशेदपुर में था और अदर जो कहाँ था, दूसरा था कोलकाता में। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा, बहुत नीड थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए, है ना। इंडस्ट्रियल बेस को, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को, मतलब अलग अलग चीजों की, सिर्फ एक ही चीजों की नहीं, अलग अलग चीजों की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जाए, ये बहुत ज्यादा कंट्री में उस टाइम पे नीड थी, जरूरत थी। तो क्या पढ़े अभी हम लोग यहाँ पे कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री का, किसी भी डेवलपिंग कंट्री का प्रोग्रेस होने के लिए सबसे ज्यादा वहां जरूरी होता है कि गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर हो वहां पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था कि एग्रीकल्चर से इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होती है जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था इंडस्ट्रियलाइजेशन ही प्रमोट करता है मॉडर्नाइजेशन को एंड प्रॉस्पेरिटी को।
तो इसलिए इसलिए जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फोकस किया गया था। थर्ड पॉइंट ये। फिर बताएंगे कि जो इंडिपेंडेंट का टाइम था उसमें बहुत ही जो इंडस्ट्रीज की वैरायटी थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। पहली बात ये कि सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री ही ज्यादातर ऑपरेट करती थी कंट्री में, इंडिया के अंदर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और दूसरी बात ये कि सिर्फ 2 वेल मैनेज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, जो कि एक थी जमशेदपुर में और दूसरी वाली थी कहाँ पे, कोलकाता में। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। फिर नेक्स्ट है कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होता था, है ना? पब्लिक सेक्टर मतलब, पब्लिक सेक्टर मतलब मैम एक पब्लिक प्राइवेट होता है ना? हाँ, पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक मतलब वो रहता है। बोलो महिमा। उन्नति, पब्लिक सेक्टर मतलब मैम जो गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है। पढ़े हुए हो तुम लोग, फिर भी जो है इतना सोचना पड़ रहा है। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। यहाँ लिखा हुआ दिख भी रहा है शायद। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, कि जिसका रोल, जिसमें गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, जो गवर्नमेंट रन करती है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिग क्वेश्चन फेसिंग द प्रॉब्लम पॉलिसी मेकर वॉज टू डिसाइड द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देयर वाज अ नीड फॉर अ लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्यों जरूरत थी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? क्या रोल था पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। अगर 3 मार्क्स के रहेंगे तो 3 इंडिविजुअल पॉइंट्स बना के आंसर देना रहेगा। पैराग्राफ में कभी भी आंसर नहीं लिखना है, ये सबका पॉइंट बना के लिखना है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी, क्यों जरूरत थी कि पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर को आने की? एक है, फर्स्ट पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट पॉइंट इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि जो दो हमें दिखा ना यहाँ पे कि सिर्फ आयरन एंड स्टील की वेल मैनेज 2 ही फॉर्म्स था, एक जमशेदपुर में था और एक कोलकाता में था। तो उस टाइम पे जो है प्राइवेट सेक्टर में जैसे टाटा है, बिरला है, यही लोग थे जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स थे, जिनके पास जो है कुछ फंड्स थे, वो वेल नोन थे, या वो कुछ डेवलपमेंट कर सकते थे, और उन्होंने किया भी। जैसे उन्होंने ये इंडस्ट्रीज खोली भी, जैसे जमशेदपुर में और कोलकाता में इन लोगों की इंडस्ट्री चल भी रही थी। लेकिन इसके अलावा जो है और किसी के पास जो है उतने क्या फंड्स नहीं थे, उतने कैपिटल नहीं थे, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर सके। तो इसलिए क्या था, इसलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पे रोल प्ले करने की जरूरत थी। गवर्नमेंट हैड टू मेक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयू के जरिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खोल के गवर्नमेंट को क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास जो है उतने कैपिटल्स नहीं थे, उतने फंड्स नहीं थे। पहला रीजन ये हुआ। सेकेंड रीजन है क्या, कि लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। इंसेंटिव्स क्या होते हैं पता है किसी को? लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर बोल रहा है कि जो इंडियन मार्केट था वो इतना बिग नहीं था, इतना बड़ा नहीं था कि वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इंकरेज कर सके, यानी उनको कोई ना कोई बेनिफिट दे सके। वो बोले कि आप जो है इंडस्ट्री खोलिए, हम गवर्नमेंट अपनी तरफ से तुम्हें ये हेल्प करेगी, या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल या और तरीके से हेल्प करेगी, अपने तरफ से मदद करेगी, या बदले में कुछ देगी, कुछ फायदा देगी, प्रॉफिट देगी, या टैक्स में रिडक्शन कर सकती है, या किसी भी तरीके से कर सकती है। तो
क्या होता था कि इतना इंकरेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जाता था, इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर को जब तक उस काम में फायदा ना मिले, प्रॉफिट ना मिले उनको, तब तक वो लोग उस चीज में उतरते नहीं थे। अगर उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा, उनको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, तब तक वो क्या करते थे, एफर्ट नहीं लगाते थे। तो अगर उनके पास कैपिटल होता भी था, क्योंकि उन्हें पता रहता था कि हमें इसमें जितना सारा कैपिटल, क्योंकि ये इंडस्ट्री खोलने की बात हो रही है, अगर किसी चीज की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में कैपिटल उसमें लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, फंड लगता है। अगर उनके पास कैपिटल होता था तो भी वो उनको इतना इंकरेजमेंट नहीं किया जाता था, उनको मोटिवेट इतना नहीं किया जाता था कि हाँ आप इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करिए, गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये तरीके का सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऐसा इस चीज की भी कमी थी, इसीलिए वो प्राइवेट सेक्टर जो है नहीं इतने मोटिवेट होते थे इस काम को लेके। थर्ड है क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। The objective of equity and social welfare of the government could be achieved only through direct participation of the government in the process of industrialization. जब तक गवर्नमेंट अपने खुद से डायरेक्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन में पार्टिसिपेट ना करे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं करेगी, तब तक जो है, जो गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव होती है सोशल वेलफेयर, सोसाइटी की वेलफेयर का, एंड दूसरा इक्विटी अचीव करने का, यानी इक्वालिटी आए, है ना, रिच एंड पुअर में जो है इनइक्वालिटी खत्म हो सके, ये ऑब्जेक्टिव तब तक अचीव नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना एफर्ट लगाना था। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो होती है वो मोस्टली क्या करती है, वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है, बट अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन में उतरेगी, उसमें पार्टिसिपेट करेगी, तो सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव एंड इक्विटी ऑब्जेक्टिव, दोनों ही ऑब्जेक्टिव जो है पूरा हो सकता है। तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल हुआ करता था, क्यों चाहिए था कि पब्लिक सेक्टर में जो है, पब्लिक सेक्टर ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करे, वो आगे आए। फर्स्ट रीजन ये हो जाएगा कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल की शॉर्टेज हो गई थी, उनके पास कैपिटल की बहुत कमी थी। सेकेंड रीजन है कि लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके उनको इंसेंटिव नहीं मिलता था, उनको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रेजल इंकरेजमेंट नहीं मिलती थी। एंड थर्ड रीजन ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर जो है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना जरूरी था। बात समझ में आई? लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इंसेंटिव, और थर्ड क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। ये तीन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करना था। क्यों करना था और किस लिए करना था, ये सारे का आंसर ये तीन पॉइंट्स में बताता है। ये बात समझ में आया? Yes, ma'am. एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, ma'am. आगे बढ़े। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 ये स्टार्ट करना है, बट ये पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? आज जो है बस यहाँ तक ही पढ़ते हैं, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर तक। और इसको जो है, जिस जिस दिन जो पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाई जा रही है ना, उसी दिन उसको लर्न करने की कोशिश करो, उसी दिन उस पॉइंट्स को क्या करना है, अंदर की बातें समझ में आ गई है हमें, तो हमें उसके पॉइंट्स बस उसके बाहर के लर्न करने हैं कि हम क्या मेन पॉइंट की हेडिंग, जैसे बोल्ड में लिखा हुआ है ब्लैक पेन से, वो क्या मेन पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके अंदर हम उसके ऑब्जेक्टिव को आराम से समझा सकते हैं। अगर हमें ये पॉइंट याद हो गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, तो तुम क्या अंदर से नहीं लिख सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट को ऑब्जेक्टिव अचीव करना था सोशल वेलफेयर का, और जब तक वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करे तब तक ये नहीं हो सकता था। ये वाली बातें एक्सप्लेन करके अपने लैंग्वेज में लिख देंगे, ठीक है? तो जिस दिन जो टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया जाए, सेम डे उस टॉपिक को लर्न करो, और बुक से भी एक बार पढ़ाई करो सारे लोग। बात समझ में आई? तो दिमाग में बैठ भी जाएगा और जल्दी लर्न भी होगा, फिर जो है सैटरडे संडे रिविजन कर सकते हैं उसका बैठ के, हफ्ते भर में जितना भी पढ़ाया गया, ठीक है?
ठीक है, कोई कुछ बोलेगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब जो है कल हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 इसमें क्या हुआ था, और सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो इसके बाद आया था तो वो कब आया था, इसमें ईयर वाइज हम याद रखेंगे। ठीक है, और बाकी बैठ के नोट्स कंप्लीट करो हम लोग यहाँ तक। जो मॉर्निंग के क्लास के नोट्स थे वो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं उसमें, ऐप में।